सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई जज हिंदी में क्यों नहीं बात कर पाते, और नहीं कर पाते। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो, और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है, और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो, ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतने में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है, और कहने को लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है, बुरी चीज है। और मैं जब भी ये बात कहता हूं, बार बार कहता हूं, ज्ञान की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च आप उसके बिना नहीं कर पाएंगे। बहुत मामलों में सीखने की जरूरत है, उससे भी, जापानीज से भी, फ्रेंच से भी, सबसे सीखने की जरूरत है। लेकिन आपके देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपकी भाषा में बात ना होती हो, ये बुरी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। हमें एक समाज के तौर पर शर्म आनी चाहिए, ये उससे कम बात नहीं है। इसलिए जब कोई मुझसे कहते कि राजभाषा के तौर पर आपकी क्या कल्पना है, 14 सितंबर का दिन आज है, हम आज के दिन ये सेमिनार क्यों कर रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को शाम को 6 बजे एक फैसला हुआ था। एक अजीब सी अफवाह लोगों ने उड़ा रखी है। कहते हैं कि 14 सितंबर को मतदान हुआ कि भारत की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी। वोटिंग हुई, आधे वोट हिंदी के पक्ष में उठे, आधे अंग्रेजी के पक्ष में उठे, एकदम बराबर हो गया। कई लोग संख्या बोलते हैं 77 हो गया। और तब स्पीकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कास्टिंग वोट दिया, क्योंकि उनके पास अधिकार है कि वोट डाल सकते हैं लास्ट में, अगर बराबर हो जाए तो, हिंदी के पक्ष में दिया, और इससे हिंदी भारत की राजभाषा हो गई। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था संविधान सभा में, सफेद झूठ है। 12 सितंबर को शाम 4 बजे इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई। संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ के देखिए, 180 पेज की डिबेट है राजभाषा की, 180 पेज, 1-2 पेज का मामला नहीं है। संविधान सभा के वॉल्यूम 9 में ध्यान से पढ़िए, पेज नंबर लगभग 1130 से 1390 के आसपास का मामला है। 180 पेज की डिबेट है, उसमें खूब मुद्दे हैं, छोटी मोटी वोटिंग हो रही है के मामलों में। संविधान सभा का बेसिक उसूल था कि अंतिम रूप से वोटिंग नहीं करेंगे, सहमति से काम करेंगे। वोटिंग बीच बीच में होती रही। पहला विवाद यह था कि राजभाषा कौन सी हो, हिंदी हो कि अंग्रेजी हो या हिंदुस्तानी हो। अंग्रेजी पर तो बात थी नहीं, हिंदी या हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी कहते थे, पर 1949 में वो थे नहीं। उनका हिंदुस्तानी का मतलब था हिंदी उर्दू का मिक्सचर, जो देवनागरी और फारसी में लिखी जा सके। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट हिंदी की बात करता था। अंत में सहमति बनी, हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। दूसरा सवाल था कि लिपि कौन सी हो, देवनागरी हो, कुछ ने कहा कि देवनागरी और फारसी हो, कि हिंदी को फारसी में भी लिख सके। कुछ ने कहा देवनागरी और रोमन हो, हिंदी को रोमन में, जैसे व्हाट्सएप में लिखते हैं वैसे लिख सके। खूब विवाद हुआ, अंत में हुआ कि देवनागरी ही लिपि होगी। तीसरा विवाद यह हुआ कि जो अंक हैं हिंदी वाले, जो 1 से 0 से 9 तक के अंक हैं, वो हम अंग्रेजी के ढांचे में लिखेंगे या हिंदी के ढांचे में लिखेंगे। इस पर मतभेद था सबसे ज्यादा। इस पर वोटिंग में बराबरी हुई थी, और अंत में वोटिंग से नहीं, संविधान सभा के बाहर की बातचीत में समझौता हुआ। मुंशी साहब थे, के एम मुंशी थे, आयंगर साहब थे, उनकी बातचीत में समझौता हुआ कि ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक मान लेंगे। और उसके बाद गहमा गहमी के बाद, 2 घंटे की रिसेस के बाद, 14 सितंबर शाम 6 बजे आखिरी सेशन इस मामले पर हुआ, 2.5 दिन की बहस के बाद। और तब ध्वनि मत से, बिना किसी वोटिंग के प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, देवनागरी उसकी लिपि होगी, और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप उसका स्वरूप होगा। इस झूठ को मन से निकाल दीजिए। ये झूठ मैंने भी 1000 बार सुना था अपने अध्ययन के दौरान। हमारे अध्यापकों को भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता रहा कई साल तक। संविधान सभा की डिबेट्स बढ़ी तब समझ में आया कि ये भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पूरी सहमति के साथ
भारत की राजभाषा हिंदी बनी थी 14 सितंबर को, और इसलिए आज के दिन को हम लोग हिंदी दिवस मानते हैं। और क्यों ना बनती, आप सोचिए क्यों ना बनती। दुनिया में दो तरह के देश हैं, एक इंग्लैंड जैसा है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी मान सकते हैं, आज के समय के जर्मनी मान सकते हैं, उस समय का तो नहीं, आज के जर्मनी मान लीजिए, आप ग्रीस को मान लीजिए। ये सब देश वो हैं जो एक देश एक भाषा वाले लोग हैं। बांग्लादेश को मान लीजिए, बांग्ला बोलते हैं, एक देश एक भाषा है। पर कुछ देश ऐसे होते हैं जहां एक भाषा नहीं होती है। स्विट्जरलैंड में देखिए, छोटा सा देश है, 3 राजभाषाएं वहां पर हैं। बेल्जियम में देखिए, छोटा सा देश है, पर वहां भाषाएं एक से ज्यादा चलती हैं। तो उस समय एक डिबेट थी कि भारत का मॉडल कौन सा होगा, क्या हम इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के मॉडल पे चलेंगे, या हम स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के मॉडल पे चलेंगे। तो क्योंकि भारत में भाषाएं बहुत ज़्यादा थी, उस समय हमने 14 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया। शुरू में 13 को दिया, बाद में एक और जोड़ दिया। तो अब तो खैर 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। डिबेट ये थी कि भारत की राजभाषा कौन सी हो। ऐसे मामले में 2 ही फैसले हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई जितनी महत्वपूर्ण भाषाएं सबको बना दो। अगर सबको बनाएंगे तो हर डॉक्यूमेंट 10 भाषाओं में बनेगा, वो आसान काम नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र में क्या तरीका है, जिस भाषा को बोलने वाले, समझने वाले सबसे ज्यादा हैं, उसको बना दीजिए। यही सहमति बनी। स्वाधीनता संग्राम में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनाने की बात किन लोगों ने की, आपने कभी गौर किया है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, गुजरात के थे, गुजराती आदमी। के.एम. मुंशी गुजरात के थे, पटेल गुजरात के थे, आज भी गुजरात के 2 लोग लगे हुए हैं। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की जो बात आई है, हिंदी समाज से ही नहीं आई है। महात्मा गांधी गुजराती व्यक्ति होकर हिंदी के पक्ष में सबसे ज्यादा अड़े हुए थे। महाराष्ट्र में तिलक थे, सावरकर थे, वो मराठी की बात नहीं कर रहे, वो हिंदी की बात कर रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय थे। आप बंगाल में जाएंगे, केशव चंद्र सेन से परंपरा शुरू होती है, सुभाष चंद्र बोस तक परंपरा जारी है, वो सब हिंदी की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में, दक्षिण भारत तक में ये सहमति बन गई थी। महात्मा गांधी ने पूरी एक संस्था खड़ी की, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। कितने साल तक काम करते रहे वहां पर। एक सहमति बनाई पूरे देश में, क्योंकि इतना बड़ा स्वाधीनता आंदोलन बिना एक भाषा के नहीं चल सकता। बेबीलोन की कथा बन जाती, बाबेल जैसी, कि सब लोग अलग भाषाएं बोलते हैं, लड़े कैसे अंग्रेजों से। इसलिए कांग्रेस ने 1915 के आसपास से ही भाषा पे काम करना शुरू किया, और ये मान लिया कि जब तक अंग्रेजी में काम करेंगे वकीलों का आंदोलन रहेगा, जनता का नहीं बनेगा। वो वकीलों का आंदोलन जनता का आंदोलन तब बना जब लोक भाषाओं में लड़ा गया, और लोक भाषाओं में सबसे बड़ी भूमिका हिंदी की रही। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत में कौन सी राजभाषा या संपर्क भाषा बन सकती है, आप डेटा देखिए, सेंसस को देखिए। हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या पहली, दूसरी, तीसरी भाषा के तौर पर भारत में कितनी है इस समय? 69 करोड़ है 2011 के सेंसस में। 57% ऑफ पॉपुलेशन भारत की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लैंग्वेज में 43.6% है, तीनों मिला लें 57%, 69 करोड़ संख्या है। क्यों है? 10 राज्य हिंदी भाषा वाले हैं। फिर वो सारे राज्य जो संस्कृत से ही बने हैं, वो हमारे ननिहाल के हैं। इसलिए आप महाराष्ट्र जाएंगे, क्योंकि मराठी संस्कृत से बनी है, आपको मराठी हिंदी में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि दोनों की रूट सेम है। यही गुजराती में है, यही पंजाबी में है, यही सिंधी में है, यही असमिया में है, यही ओडिया में है, यही बांग्ला में है। ये 7 राज्यों की भाषाएं संस्कृत के रूट से बनी हुई है, इसलिए हमारी रूट सेम होने से दिक्कत नहीं आती है। केवल दक्षिण भारत की 4 भाषाएं मुख्य रूप से, और उत्तर पूर्व की, असम की आगे की भाषाएं। उत्तर पूर्व में भी आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा आश्चर्य की बात है कि हिंदी सब बोलते हैं। अंडमान निकोबार जाइए, हिंदी सब बोलते हैं, वहां पर कहीं कोई समस्या नहीं। हैदराबाद में हैदराबादी हिंदी चलती है। मुंबई मराठी क्षेत्र होकर हिंदी का गढ़ बना हुआ है। और जो दक्षिण के 4 राज्य हैं, उनमें भी, क्योंकि 10वीं क्लास तक हिंदी आमतौर पर स्कूल में पढ़ाई जाती है, तमिलनाडु में कुछ गांवों को छोड़ देंगे, मैं पूरा भारत ठीक से घूमा हुआ है, और मुझे आज तक हिंदी से काम चलाने में दिक्कत नहीं आई। 69 करोड़ की आबादी, 121 करोड़ में से आज 145 करोड़ हैं।
ये संख्या मिनिमम आप मान के चलिए कि 75 करोड़ के आसपास होने वाली, 80 करोड़ होने वाली है। इस 69 करोड़ अगर मैं 2011 की बात मान लूं तो तुलना में कौन है? नंबर 2 पर कौन आता है? बांग्ला। हिंदी में कितना है? 57% है। बांग्ला में कितना है? 9% है। आप किसे बनाएंगे राजभाषा भारत की? संपर्क भाषा किसे बनाएंगे? 57% के बाद सीधा 9% है। नंबर 3 पे मराठी आती है, अभी आ गई है। पहले नंबर 3 पे तेलुगु थी, अब मराठी आ गई है। कितना है? 8.7% है। नंबर 4 पर तेलुगु है, 8% के आसपास है। यानी एक भाषा बोलने वाले 57% हैं, नंबर 2 वाले 9, 8.7, 8, 6, 4, 3। क्या लोकतांत्रिक तरीके से कोई कंपटीशन बनता है किसी तरह का? और संपर्क भाषा संविधान लिखे या ना लिखे, संविधान में लिखा भी नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, ना लिखा है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, केवल लिखे भारत की राजभाषा कौन सी है। 14 सितंबर को हुआ था, उस समय आर्टिकल 301 था, लेकिन जब संविधान फाइनल हुआ तो आर्टिकल 343 से 351 तक का हिस्सा जो अंतिम प्रारूप संविधान का बना उसमें राजभाषा का है। भाग 17 है, जो प्रारूप में भाग 14 था। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम स्वाभाविक तौर पर भारत के भाषा के डेमोग्राफी के नक्शे में सबसे बुलंद आवाज हैं, तो हमारी आवाज की पहचान होनी चाहिए। हमें खौफ किस बात का होना चाहिए? क्यों मिरांडा बनने की जरूरत है भाई? अपने धौस में रहिए, आत्मविश्वास से भर के रहिए। और इसलिए आप भारत में कहीं चले जाइए, भारत का हर ऑटो वाला, टैक्सी वाला अपनी भाषा और काम चलाऊ हिंदी जानता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत में काम करने के लिए बहुत मुफीद है, सहज है कि हिंदी आ गई तो अब सबसे काम चला लेते हैं और इसी हिंदी संपर्क भाषा बनती है। राष्ट्रभाषा की पदवी संविधान में नहीं है। हमें उसकी ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पर एक आरोप है, हमें उससे बचना चाहिए। हमें भाषा का सम्मान करना है, दूसरी भाषाओं का अपमान नहीं करना है। हमें भाषा के लिए संघर्ष उस तरह से नहीं करना कि सबको काट देंगे, मार देंगे। हमें यह नहीं कहना कि अंग्रेजी खत्म करो, तेलुगु खत्म करो, तमिल खत्म करो, नहीं, सबके साथ रहना है। जैसे संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों के बराबर, किंतु उनसे एक पायदान ऊपर होता है, क्योंकि वो डिवीजन करता है। ठीक वैसे भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं। तमिल भी राष्ट्रभाषा है भाई, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है, असमिया है, सब राष्ट्रभाषाएं हैं। इन सब में सबसे ज्यादा हमारी भाषा बोली जाती है, तो सिंबॉलिकली हम थोड़े ज्यादा राष्ट्रभाषा है, क्योंकि पूरा राष्ट्र हमें समझ पाता है। पर जिस दिन आपने ये तेवर अपना हटा लिया, अभी तेवर क्या है? आप बीच बीच में बाकी भाषाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बड़ा खराब लगता है। अगर आप दक्षिण भारत की भाषाओं का विरोध करेंगे और फिर कहेंगे कि वो हिंदी सीखे, कोई मजाक है क्या? आत्मसम्मान क्या केवल हम में होता है, उनमें नहीं होता है? एक भी व्यक्ति का आत्मसम्मान बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, अगर इस तेवर के साथ अपनी भाषा को आगे लेके बढ़ेंगे तो भाषा आगे बढ़ेगी। हिंदी को संविधान सभा ने और संसद ने कम बढ़ाया है, शाहरुख खान ने ज्यादा बढ़ाया है, अमिताभ बच्चन ने ज्यादा बढ़ाया है, और आज की दुनिया में तेवर बदला है, उसका जिक्र भी करता हूं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हिंदी सच में राष्ट्रभाषा बने, राष्ट्रभाषा संविधान में कोई शब्द नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2010 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि राष्ट्रभाषा की धारणा भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र की आत्मा की भाषा, और आत्मा की भाषा संविधान से नहीं बनती है, आत्मा से बनती है, बातचीत से बनती है, संवाद से बनती है, सहमति से बनती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के लोग हिंदी सीखें, तो बड़े होने का फर्ज निभाइए, आगे बढ़ के उनकी भाषा सीखिए। इसी को त्रिभाषा फार्मूला कहा गया था, 1948 में पहली बार कहा गया था, और बेल्जियम और स्विट्जरलैंड से ही प्रेरणा ली गई थी। 1968 में संसद ने प्रस्ताव पारित किया त्रिभाषा फार्मूले के लिए, पर हमने उसको ठीक से अपनाया नहीं। मैं कल्पना करता हूं कि हिंदी समाज के लोग अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, अगर दक्षिण की 5 में से कोई एक भाषा, या उत्तर पूर्व की कोई एक भाषा, या बांग्ला मान लीजिए, इतनी भर सिखा दें। मुझे दुख है कि मैं नहीं सीख पाया, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं था। तीसरी भाषा के नाम पे संस्कृत सिखाई गई,
मैं संस्कृत का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत सिखाई जाए इस नीति के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इससे वर्तमान में हमारा भला नहीं हो रहा। वर्तमान में भला तब होता जब मुझे मराठी सिखाते या तमिल सिखाते या मेघालय की भाषा सिखाते, और मैं कम से कम तमिलनाडु जाके वहां के ऑटो वाले से तमिल के 4 वाक्य बोल देता, तो वो कहता कि अरे वाह क्या बात है यार, फिर कहता कि मैं भी हिंदी सीखूंगा। अभी उसको लगता है कि वाह बेटा तुम तो सीखोगे 2, हम सीखेंगे 3। और इसलिए जब तक हम थोड़ा आगे बढ़कर उन भाषाओं को नहीं अपनाएंगे, तब तक ये उम्मीद करना कि वो हमारी भाषा को अपना लेंगे ज़बरदस्ती की बात है। और ज़बरदस्ती हिटलर की नहीं चली तो हमारी क्या चलेगी? ना किसी की चली है, ना दुनिया में चलेगी। ये मान के चलिए लोकतंत्र का ज़माना है, समझा बुझाकर संवाद से, बातचीत से फैसले होंगे, फैसले ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होंगे। आजकल एक नया तमाशा हिंदी बनाम उर्दू को लेकर चल रहा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं, कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है, मेरठ के इलाके में पैदा हुई है, हमारे मतलब हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में बनी है। उसका व्याकरण पूरा का पूरा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण है। पाकिस्तान ने उर्दू को आयात किया है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीन पे उर्दू पैदा नहीं हुई, उर्दू मेरठ के आसपास पैदा हुई, पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस भाषा को। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते कि खत्म कर देंगे। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, दूसरी बात कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती। भाषाएं तब खत्म होती हैं जब भाषाओं का आत्मसम्मान मर जाता है, और जिस भाषा में आत्मसम्मान होता है उसको मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। किसी भाषा को अब खत्म कर देंगे ऐसा मिजाज मत रखिए। कुछ दिन पहले जावेद अख्तर साहब कहीं मंच पर बोल रहे थे, किसने उनसे यही सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर बोला, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ उन्होंने कहीं बोला था वो शेर, और ये शेर उर्दू पे नहीं है, इसको आप हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। कोई आपको हिंदी पे डराए तो हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। शेर ये बोला, उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से। किसने कहा कि हम उर्दू खत्म कर देंगे? उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। अजीबोगरीब बातें हैं। हिंदी बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए और उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल ना करे। उर्दू बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए, संस्कृत से बदला हुआ कोई शब्द इस्तेमाल ना करे, करके दिखा दे। पाकिस्तान के लोग करके दिखा दें। मैं एक बार पाकिस्तान के नेताओं की भाषा सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुना, नोट किया, और मैंने पाया कि 100 शब्द बोलते हैं तो कम से कम 30 शब्द संस्कृत से बदले हुए शब्द बोलते हैं। और तेवर क्या है कि हम तो उर्दू वाले हैं। उर्दू बोलने वाला कितनी भी ताकत लगा ले संस्कृत से बच ही नहीं सकता। हिंदी वाला कितनी भी ताकत लगा ले उर्दू से बच ही नहीं सकता। इतने शुद्धतावादी मत बनिए कि आप अलग थलग पड़ जाएं, एक टापू पे अकेले खड़े हों। भाषा बढ़ती है साथ चलने से, न कि एकदम शुद्ध होके अलग थलग हो जाने से। अंग्रेजी में हर साल नए शब्द आते हैं। इतालवी भाषा का शब्द माफिया है, अंग्रेजी ने लिया, दुनिया भर के लोग बोलते हैं माफिया माफिया माफिया। इटालियन का शब्द है, अंग्रेजी ने प्रचारित किया उस शब्द को। समोसा खा खा के हम पगलाए रहते हैं, समोसा हमारा अपना शब्द नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द जो हमारे मूल शब्द मानते हैं वो हमारे शब्द नहीं है, हमने सीखे हैं, सीखना चाहिए।